जहां पर खबर फास्ट के चंडीगढ़ से ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार के साथ मौजूद हैं हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। मनीष, ओवर टू यू। जी धन्यवाद प्रीति। देखिए प्रीति, कल विधानसभा में बजट आ गया, हरियाणा का बजट आ गया और बजट के बाद जो प्रतिक्रिया है वो अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। जहां विपक्ष का कहना है कि जो बजट जो है वो निराशाहीन है, वहीं पे अगर सरकार की बात करें तो सरकार कह रही है कि जो ऐसा बजट आज तक नहीं आया। और लोगों की प्रतिक्रिया की बात करें तो किसी का कहना है कि बजट संतुलन है और किसी का कहना है कि उद्योग को ध्यान में नहीं रखा गया। हमारे साथ तमाम मुद्दों पे बजट के ऊपर खुला चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। सर नमस्कार। जी नमस्ते। बजट आ गया, जहां आप बजट को कह रहे हैं कि बिल्कुल संतुलित बजट है, वहीं पे विपक्ष कह रहे हैं कि बजट निराधार है, क्या कहना है? देखिए, विपक्ष की यही जिम्मेदारी है और आप कितना भी अच्छा काम करोगे तो एक इस प्रकार की एक परंपरा बनेगी कि विपक्ष कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता। ये सभी की है, मैं केवल कांग्रेस के लिए नहीं शब्द कह रहा। ये आम एक रूटीन बन गया इस देश में ना जी, कि आप कुछ भी अच्छा करोगे तो अगर विपक्ष से आप पूछोगे तो विपक्ष उसके बारे में कहेगा कि निराशाजनक है वो। लेकिन वास्तविकता में जो बजट है वो अच्छा है। और जैसे कोरोना काल था अभी, और उसमें सभी को पता था कि जिस प्रकार की परिस्थितियाँ थी, आर्थिक भी मामला बहुत गड़बड़ था, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी उगाही रही है वो अच्छी रही है। और जो भी टैक्स वगैरह हमने लिए हैं वो पिछले के मुकाबले में भी हमारी प्राप्ति जो है वो ज़्यादा है। उससे हमने ठीक तरीके से सारा काम किया और अब सारा काम हमारा नॉर्मल हो गया है और वो धीरे धीरे सारा आज बढ़त की ओर है। तो मैं समझता हूँ कि बजट बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई टैक्स नहीं लगा, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगा। इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई नया टैक्स वित्त मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं लगाया। और जो तुलसीदास महाराज जी ने एक बात कही ना कि बरसत हरसत सब लखें, करसत लखे ना कोई, तुलसी प्रजा भूभाग से भूप भानु सोए। कि जो सूर्य जो है वो जल लेता तो है लेकिन दिखता नहीं है लेता है। आखिर लेके तो यहीं से जाता है पर दिखता नहीं किसी को लेते हैं। लेकिन जब बारिश करता है तब सबको दिखता है कि बारिश थोड़ी करती भाई। तो ऐसे ही राजा भी ऐसे ही होना चाहिए कि वो टैक्स तो ले, लेकिन टैक्स लेने वाले को पता नहीं चलना चाहिए उससे टैक्स ले लिया। लेकिन जब वो डेवलपमेंट करे, वही पैसा जब समाज के लिए खर्चे, तब समाज को लगना चाहिए कि भाई कमाल कर दी, भी काम तो बहुत अच्छा किया। तो पिछले 6 साल में यही है। अगर आप डेवलपमेंट देखोगे तो लाजवाब है। मतलब आप किसी भी आम आदमी से पूछ लो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, लीडरों से ना पूछो, वैसे आम आदमी से पूछो, चाहे उसकी पार्टी कोई भी हो, वो कहता है यार ऐसी डेवलपमेंट हमने कभी देखी नहीं आज तक। तो हर क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र है, अब एजुकेशन में भी आप देखो, जहाँ पिछली बार भी मुख्यमंत्री जी ने बहुत बजट बढ़ा के दिया था, लेकिन ठीक है कोरोना की वजह से कुछ समस्या हमारे सामने आई, लेकिन अब की बार भी मुख्यमंत्री जी ने 17.8% बजट हमें बढ़ा के दिया। और जिस प्रकार के काम होने लग रहे हैं, अब जितने कॉलेज पहले खुले लगभग उतने ही कॉलेज सरकार ने पिछले 5-6 साल में खोल दिए। और इस कोरोना काल के दौरान भी 15 कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सैंक्शन किए और उनमें शिक्षा देने का काम शुरू हो गया। बिल्डिंग अभी नहीं बनी लेकिन शिक्षा देने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही जैसे अपना संस्कृति मॉडल स्कूल है, वो 22 स्कूल थे पहले, अब उनको बढ़ा के 136 और बढ़ा दी उसमें। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे ही जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी सरकार ने चिंता की कि जैसे नई शिक्षा नीति आई, उन्होंने कहा कि भाई 3 साल से जो 3 साल का बच्चा जो है वो स्कूल में है, क्योंकि उसका दिमाग डेवलप होता है। और शिक्षा में 3 साल और जोड़ दिए, जहाँ 12 साल में +2 करता था, अब उसमें 12 की बजाय 15 के 3 साल का बच्चा आएगा तो वो भी वहाँ पढ़ाई करेगा। तो उसकी व्यवस्था भी हमने अभी से शुरू कर दी। हमने 1135 स्कूल हम इसी साल खोल रहे हैं और मैंने टारगेट रखा कि इस कार्यकाल में हम 4000 स्कूल इस प्रकार के खोलेंगे, नए बच्चों को इस प्रकार के एजुकेशन हम शुरू करेंगे। तो उस पर सरकार ने अच्छा काम कर दिया। दूसरा, टेक्नोलॉजी के मामले में भी हमारे स्कूल के बच्चे किससे पीछे ना रहे हैं, उसके लिए टैब देने की व्यवस्था है। स्मार्ट क्लासरूम की बात है, उसके लिए भी 700 करोड़ रुपए की सरकार ने व्यवस्था की ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाए। अभी एक कार्यक्रम था यही मोरनी में, तो काफ़ी सभी 22 जिलों से बच्चे आए थे। तब मैंने उनसे कहा भी है ये
कि देखिए आप इस बात की चिंता ना करेंगे, ठीक है आपके माता पिता की आमदन कम हो सका, लेकिन सरकार की आमदन बहुत है, आप चिंता ना करो, ये जिम्मेदारी सरकार की है। आपको जो भी फैसिलिटी चाहिए, मैंने उनसे कहा कि आप अपने सुझाव दो, हम प्रयास करेंगे वो सारी फैसिलिटी हमको दें, हम आपको दें। क्योंकि जो बच्चे हैं ना जी, वो तो सरकार का बहुत बड़ा धन है, देश का बहुत बड़ा धन है। सरकार का तो क्या कहूँ मैं, देश का बहुत बड़ा है, क्योंकि देश का भविष्य सारा का सारा जो है वो ये जो बच्चे जब बड़े होंगे तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो उनको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये हमारा प्रयास है, वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको अच्छी एजुकेशन मिले, उसके लिए हम प्रयास रहता है। दूसरा जो है सेवा का सेक्टर जो है वो हेल्थ है। मैंने पहले भी जब आप बजट से पहले आए थे तो मैंने काफ़ी टीवी चैनल के लोगों पे ये बात कही थी कि देखो बजट का मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि 2 सेक्टर ऐसे हैं, हेल्थ और एजुकेशन। यहाँ मुख्यमंत्री जी काफ़ी दरियादिली दिखाएंगे और खूब पैसा देंगे। हेल्थ में भी उन्होंने इसी प्रकार से पैसा दिया। हालांकि जो एक नई सोच वर्तमान सरकार की है कि जो चरक ने एक बात कही थी कि भाई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, पहले प्रयास करोगे आप बीमारी ना हो। तो पहला प्रयास जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारे वेद हैं, वो हमें ये शिक्षा देते हैं कि आप जीवन को इस प्रकार से संतुलित जियो कि दवाई खानी ना पड़े। दवाई अच्छी चीज नहीं है, कोई हॉस्पिटल अच्छी चीज नहीं है, जरूरत तो इस बात की कि आप स्वस्थ रहो, क्यों करो। तो उसकी और भी हमने ध्यान दिया और हम ऐसे 1000 कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने लग रहे कि जो इस प्रकार की देंगे, जो योगा के बारे में और आप हेल्थ कॉन्शियस उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। उसके ऊपर 22 जिलों में हम उनके ऊपर अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं जो लोगों को, समाज को इस प्रकार की जानकारी देंगे कि भाई क्या खाना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए, कौन से आसन, योग, वर्जिश क्या करनी चाहिए जो आपके जीवन में जरूरी है, ताकि लोगों में उसके प्रति जागरूकता बढ़े। लेकिन उसके सारा कुछ होते ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अगर ये कर लेंगे तो आपको दवाई खानी नहीं पड़ेगी, तो फिर भी हो सकता है। वो दूसरा है, वो अच्छा नहीं है, खराब है, लेकिन होगा तो वो भी ना जी। बिल्कुल। मान लो मैं रोज सैर करूंगा, योगा करूंगा, ऐसा नहीं मैं बीमार नहीं होगा। तो उसकी भी सरकार ने बड़ी चिंता की और पिछले 5-6 साल में जिस प्रकार से हेल्थ में काम किया, चाहे डॉक्टर की बात है, नर्सिस की बात है और दूसरी है चाहे दवाइयों की बात है। जहाँ पहले हॉस्पिटल दवाइयाँ नहीं मिलती थी, आज दवाइयों की कोई कमी नहीं है हॉस्पिटल में। डॉक्टरों की संख्या बढ़ाएगा, लगभग हमने जितनी पहले थी उससे दुगुनी कर दी। तो अब माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जो 100 बेड का हॉस्पिटल है उसको हम 200 बेड का कर देंगे, तो उसमें बढ़ा रहे। और पहले भी हमने दुगुने ज्यादा बढ़ा दिया। और ऐसे ही गाँव में छोटे छोटे ऐसे डिस्पेंसरी टाइप के जो हैं उसकी एक बहुत बड़ी संख्या हमने लगभग 1000 के करीब हमने खोलने की रखी, ताकि लोगों को दूर ना जाना पड़े, आसपास ही उनको दवाई मिल जाए। तो इस प्रकार की एक व्यवस्था सरकार ने करने का पूरा प्रयास किया। और उसी प्रकार से अगर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे वो काफ़ी महंगी थी, जैसे CT स्कैन कराना था, डायलिसिस था और ऐसी बीमारियां थी, कैथ लैब थी, तो इस पर भी हमने काफ़ी जोर दिया। और CT स्कैन, डायलिसिस वगैरह तो लगभग हमने सभी जिलों में कर ही दिया। और कैथ लैब भी खोलने का हमने काफ़ी हमारा अच्छा प्रयास है, ताकि ये जो आजकल लोगों को हार्ट की बड़ी प्रॉब्लम होती है, कहीं स्टंट वगैरह डालने पड़ते हैं। और आपने देखा भी होगा कि एक टाइम था कि स्टंट डलवाने का मतलब क्या था। अब वही स्टंट की कीमत आज बहुत ही मतलब हर आदमी के पहुँच में है कि वो सरकार ने, मोदी जी की प्रयास से वो सस्ता भी है गया। और हॉस्पिटल भी है, अब अम्बाड़ा हॉस्पिटल है हमारा, तो मतलब एक आम उस रेट पे हो जाता है और आम आदमी उसका इलाज भी अपना करा सकता है। पहले तो ये हालत थी कि अगर गरीब आदमी को ये बीमारी की तो मेरा ख्याल है अगर वो वैसे ठीक हो जाता तो आर्थिक रूप से बीमार हो जाता बेचारा। तो अब उसका पूरा ध्यान सरकार ने रखा। एक स्वास्थ्य के ऊपर आप बात कर रहे थे, मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक चीज़ कि इस हेल्थ बजट से पहले हमने हेल्थ सेक्टर के लोगों का राय लिया कि आखिरकार हेल्थ डिपार्टमेंट में लोगों की क्या राय है। लोगों का कहना है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करती है, 100 बेड से 200 बेड पे हॉस्पिटल आप करने जा रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ है जो आप फैसिलिटी कर, लेकिन डॉक्टरों की समस्या जो है, जितनी बड़ी बिल्डिंग है, जितना बेड वहाँ पे है, लेकिन उस पेशेंट को, रोगी को उस हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, क्योंकि डॉक्टर की कमी बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेके सरकार जो है मतलब क्या करने जा रही है? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, डॉक्टरों की कमी है। हालांकि हमने पिछली सरकार के मुकाबले में दुगुने से भी ज़्यादा डॉक्टर हायर किए हैं, रखे हैं, दुगुने से ज़्यादा डॉक्टर रखे हैं। और हमने ये भी नहीं है कि अगर जो भी डॉक्टर हमारे पास आता है तो हम उसको किसी भी उस पर रखने के लिए तैयार हैं, हम रख भी रहे हैं। आगे हम इस प्रकार का भी प्रोविजन करने वाले हैं कि भाई जो भी डॉक्टर यहाँ हमारे मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ से शिक्षा ग्रहण करेगा तो हम उसको कहेंगे कि भाई 2 साल 3 साल का उसका एक निश्चित है, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन वो हमने किया है
2 साल का या 5 साल का है, वो हम उसके साथ करेंगे कि वो तब तक 2 साल इतने टाइम तक यहाँ सेवा करेगा। तो उससे ही कमी होगी। और आने वाले टाइम में ना जितने मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं, जिस प्रकार से अभी दिया, चाहे कैथल है, चाहे यमुनानगर है, चाहे और भी कई जगह हैं, तो खोलने जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी, लेकिन टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि डॉक्टर बनाने में टाइम लगता है। डॉक्टर ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जैसे मेरे मन में अभी यार मैं डॉक्टर लेके आ जाऊँ कहीं से, ऐसा तो है नहीं। तो डॉक्टरों की कमी है, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन दवाइयों की जिस प्रकार से पहले कमी थी, अब दवाइयों की कमी नहीं है। और आप हमारी ओपीडी देख सका जाएगा, तो ओपीडी से ही आप अनुमान लगा सका। अगर पिछली सरकार की ओपीडी देखोगे और हमारी सरकार की ओपीडी देखोगे, तो आपको अपने आप पता चला गया कि हमारी ओपीडी उनसे 2 गुना से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर सुविधाएं हैं तब ओपीडी है, लेकिन फिर भी आज भी कुछ कमियां रह रही, उन कमियों को हम दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टरों की अपनी एक समस्या है, डॉक्टर मिलने की एक समस्या है, नागे रखने की। हम रखने के लिए तैयार हैं, जितने में मिलते हैं उतनों को हम रख भी रहे हैं। और कई बार बीच में भी होते हैं कि जब उनको अच्छा पैकेज मिलता है वो छोड़ के भी लेते हैं, ये भी समस्या है। तो लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि अच्छे डॉक्टर मिले। शिक्षा को लेकर आप बात कर रहे थे कि जहां मॉडल स्कूल बढ़ाया गया वहीं पे बच्चों के लिए टैब की व्यवस्था की जाएगी और स्मार्ट क्लासेस शुरू किया जाएगा। लगभग 5 महीने हो गए जो आपने घोषणा की थी कि बच्चों को टैब दिया जाएगा। कोरोना एक बार लगभग खत्म होकर दोबारा फिर शुरुआत को कोरोना की हो चुकी है, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन बच्चे, क्योंकि सरकारी स्कूल में वो बच्चे आते हैं जो अगर फाइनेंशियली तौर पे देखा जाए तो कमज़ोर होते हैं, लेकिन वो घोषणा आखिरकार कहाँ रहेगी? बच्चों को टैब अभी तक नहीं मिला, बच्चों की एजुकेशन अब एग्ज़ाम सिर पे है, बच्चों की तैयारी कैसे होगी? नहीं देखिए, इस सेशन, ये तो सेशन हो ही लिया लगभग पूरा 1 महीने की बात है और ये तो पूरा हो गया। लेकिन आने वाले टाइम में हम इसको ना शिक्षा के साथ जोड़ रहे, खाली कोरोना के साथ नहीं जोड़ रहे कि कोरोना आ गया तो हमने दे दिया। हम कोरोना के साथ नहीं, हम इसको परमानेंट चलाएंगे, इसको व्यवस्था को। ये एक जो व्यवस्था में करनी पड़ी ना, ये ज़बरदस्ती की व्यवस्था थी। मतलब कोई हमारे दिमाग में ऐसा था नहीं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन अचानक एक समस्या आई और उस समस्या ने हमें मजबूर कर दिया कि आप, ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हमने उस तरीके से पढ़ाया तो हमें लगा कि यार ये तो उपलब्धि है। अब उस टाइम वो समस्या थी, लेकिन हम उस समस्या में से एक उपलब्धि नजर आई हमें कि यार ये तो बहुत अच्छा है, ऐसे भी चल सकता है काम। तो अब हम उसको चला के रखना चाहते हैं। हम ये नहीं है कि कोरोना अगर कल खत्म हो जाए हम बंद करने वाले हैं, हम बंद करने वाले नहीं है। इसने कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन हम बच्चों को चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं ना, वो आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं है कि अपने घर से इस प्रकार का पैसा खर्च करके वो टैब ले लेंगे या इस प्रकार का जो नई टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल कर लेंगे। हम चाहते हैं उनको नई टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, तो हम इसको परमानेंट चालू करेंगे। ये खाली कोरोना का काल नहीं है कि हमने उसको एक छोटा मोबाइल दे दिया। ज़्यादातर जहाँ जहाँ भी आप बात करोगे, कुछ स्टेट में दिए गए हैं, लेकिन वहाँ एक छोटे मोबाइल दिए गए बच्चों को कि भाई ये कोरोना काल तक कर लिया, उसके बाद तो देखेंगे कोई नहीं। लेकिन हमारी जो सोच है वो स्थायी सोच है, हम परमानेंट इस बात को करेंगे और हमने सारा उसकी पूरी जानकारी लेके सारा कुछ करके हम काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम इसको चला के रखेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई ये थोड़े टाइम के लिए कोरोना है तो है, नहीं तो कोरोना नहीं है तो नहीं है। तो हम इसको चला के रखना चाहते हैं और हम इस प्रकार के एजुकेशन बच्चों को देना चाहते हैं। अब बात करते हैं उद्योग की। आप वहाँ से विधायक हैं जहाँ एक पर्टिकुलर स्टील उद्योग की अगर बात करें तो वहाँ पे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर फेमस अगर है तो स्टील उद्योग जगाधरी का है। वहाँ भी बजट के बाद लोगों की प्रतिक्रिया ये थी कि जो सरकार इस क्षेत्र को नज़रअंदाज कर रही है। क्या कहना है आपका? नहीं देखिए, पहले जो एक समस्या थी ना, जो टैक्सों की समस्या करती हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ उद्योग था, क्योंकि हमारी एक समस्या है कि हमारे यहाँ चीज़ कोई सी नहीं पैदा होती इनमें से, हम सब चीज़ बाहर से ही लेके आते हैं और उसकी खपत भी नहीं है, खपत भी बाहर ही है। तो ऐसे में जैसे तमिलनाडु था, राजस्थान था, वहाँ छूट कुछ ज़्यादा थी। एल्युमिनियम के बर्तनों पे कहीं छूट थी, कहीं स्टील के बर्तनों पे छूट थी, ज़्यादा छूट थी। तो हमारे व्यापारी को उसका सामना करना बड़ा मुश्किल है करता। लेकिन जब से जीएसटी आई तो तब से उस समस्या का बहुत बड़ा समाधान है। हमारा व्यापारी उससे खुश है बहुत, और उस समस्या का समाधान, अब टैक्स सारे हिंदुस्तान में एक जैसा है। तो पहले ये समस्या आती थी, अब वो समस्या नहीं आई, उसमें अच्छा है। लेकिन और उद्योगों में भी जो हम जिस प्रकार की छूट हम दे रहे कि भाई आराम से उसको ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जिस प्रकार से हमने प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से छूट दे रहे हैं। अगर वो कोई भी इस प्रकार की कोई समस्या हमारे सामने रखेंगे कि हमें ये चाहिए, तो हमने हर टाइम उनकी उसके लिए हमने प्रयास किया और वो काम कराया भी जो भी उन्होंने रखा। अगर कोई समस्या हमारे सामने रखी तो हमने प्रयास करके उसको पूरा किया भी। और आने वाले टाइम में भी अगर व्यापारी रखेगा कुछ भी, तो उस प्रकार की सुविधा देने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि वो भी एक अंग है। सब जो है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो सारा मिलके काम चलता है ठीक तरीके से। क्योंकि अगर व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट ठीक नहीं होगा
तो अगर उसकी हालत खराब होगी तो समझ लो हमारी हालत खराब हो जाएगी। अब कुछ लोग तो इसको दूसरे दायरे से देखते हैं, हमारी हालत इसलिए खराब होगी कि बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वो रोजगार देने का काम भी करता है ना साथ साथ, वो ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा कमाई कर लेगा तो कोई हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा कमाई करेगा वो भी अच्छा है, लेकिन लोगों को रोजगार भी तो मिलता है। तो अगर कहीं भी कोई ऐसी समस्या उनको आती है तो बताएंगे, तो निश्चित रूप से मदद करेंगे। जहाँ शिक्षा में आपने बताया कि इतना बजट में जो है वृद्धि किया गया है, वहीं पर बात करें आपके पास तो एक डिपार्टमेंट टूरिज्म भी है। कांग्रेस की विधायिका किरण चौधरी का कहना है कि जो टूरिज्म के नाम पे तो सरकार ने मजाक किया है, क्योंकि टूरिज्म को जो पिछला बजट मिला था उसका भी नहीं पता चला कि वो बजट कहाँ खर्च हुआ, और अब की बार भी उसमें किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। क्या लगता है, टूरिज्म रेंग इसी तरह रेंग के चलेगी या हरियाणा टूरिज्म अपने आप में एक इतिहास बनेगा? देखिए, जहाँ तक टूरिज्म जो है ना जी, टूरिज्म में जो हम व्यापार करते हैं ना जी, वो कोई सेवा वाला काम नहीं है, वो तो हमारा बिजनेस है। हम होटल चला रहे हैं, वो तो बिजनेस है हमारा। तो उसमें इतना अमाउंट देने का मैं समझता हूँ ठीक है, और आने वाले टाइम में थोड़ा चेंज करते हैं, पर्यटन को हम चेंज करना चाहें, हमें इस तरीके से चलाना नहीं चाहिए इसको, हम थोड़ा इसमें चेंज करेंगे। और हम होम स्टे पॉलिसी लेके आए अभी, तो उसमें हम चाहते हैं कि लोग काम करें, बजाय सरकार काम करे, सरकार की बजाय लोग काम करें। वो छोटा छोटा बना लें, 2 रूम सेट बना लें, 3 रूम सेट बना लें, 4 रूम सेट बना लें, 5, 6 जो भी बनाना चाहते हैं, 7-8 कमरे बना लें, जैसी जिसकी सामर्थ्य है, तो वो उस प्रकार का चलाएं। उससे क्या फायदा होगा कि एक तो लोगों को भी सस्ता कमरा मिलेगा, और लोग नज़दीक जाएंगे, जैसे रूरल एरिया में जाएंगे वहाँ वो बना लेते हैं। मैं समझता हूँ जितने लोग भी उसमें आते हैं ना जी, तो वो वहाँ के लोगों को भी जानना चाहें, उनके वो कैसे जीवन जीते हैं वो भी जानना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है खाली वो कि किसी केवल वो साइट देखना चाहते हैं, साइट के साथ साथ वो ये भी देखना चाहते हैं कि लोग कैसे हैं, उनका खाना पीना कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, कैसा उनका व्यवहार है, वो सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। तो हम उस टूरिज्म को, जो रूरल टूरिज्म है, उसको भी बढ़ावा देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि नए नौजवान लड़के जो हैं उस क्षेत्र में आएँ। तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, अगर हम 1000 लोगों को भी इसमें जोड़ने में सफल होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 5000 लोगों को कम से कम रोजगार मिलता है। अगर 1000 लोग 2 रूम सेट बना के इस प्रकार से इसके साथ जुड़ते हैं पूरे प्रदेश में, तो कम से कम 5000 लोगों को, और कुछ यानी कि हर उसमें कहीं ना कहीं 4-5 लोगों की जरूरत तो पड़े ही पड़ेगी। छोटे में कह रहा है, जो 2 रूम सेट है, अगर इसका भी कोई करता है तो वहाँ भी 4-5 लोगों को रोजगार देगा, 3 का बनाता है, 4 का बनाता है, 4-5 औसतन इतने लोगों को रोजगार है। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे, और पैसा जो है वो डिवाइड होगा। देखिए, अगर इन बड़े होटलों से ही काम होना ना जी, तो बड़े होटल तो दिल्ली में भी नहीं गए हैं, और यहाँ भी फिर नहीं गए हैं, शिमला में भी नहीं गए हैं, और अगर आप श्रीनगर चले जाओगे वहाँ भी नहीं गए हैं, और मुंबई चले जाओगे वहाँ भी नहीं गए हैं। हम चाहते हैं कि जो आम आदमी है उसके क्यों ना हो, और वो आम आदमी जब बढ़ाएगा ना जी, तो जो पर्यटक आएगा, मेरा ख्याल है कुछ को छोड़ के, कुछ जो ज़्यादा सुविधाओं वाले लोग हैं उनको छोड़ के आम पर्यटक उसमें रहना पसंद करेगा। एक तो उसके रेट जो होंगे वो भी उसके दायरे में होंगे, और एक जो वो जानना चाहे वो भी उसके नज़दीक होगा। तो मुझे लगता है कि उससे में फ़ायदा होगा। अभी मैं केरल गया था, तो केरल में उन्होंने कुछ चीज़ें पढ़ाई ऐसी कि जैसे उन्होंने कहा कि हम नारियल पे चढ़ना वो करते हैं, कि चलो नारियल पे चढ़ के दिखाएंगे आपको। अब हरियाणा से कोई आदमी जाएगा तो उसके लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, वो कहेगा चलिए आप देख ही लो, चढ़ के नारियल पे है जी, उसको अच्छा लगेगा। अब जो आदमी बाहर का है, मान लीजिए दिल्ली का आदमी है कोई, या बम्बई का आदमी है, तो वो हरियाणा में आएगा, जरूर देखना चाहेगा यार मुर्रा नस्ल की भैंस ने बहुत सुन रखी, दिखाई यार कैसी है भैंस हो, कैसी भैंस हो, कितना दूध दे, कैसे दूध निकला, उसका उसमें रुचि होगी ना जी। तो हमारी बहुत सी चीज़ें हैं, जो खाने की चीज़ें भी हैं और दूसरी भी चीज़ें हैं, हमारी खेती भी है, हमारा गन्ना भी है, गेहूँ भी है, बाग भी है, तो वो देखना चाहेगा। तो उसमें उसका इंटरेस्ट है, वो देखना चाहता है कि किसान कैसे काम करता है। तो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास खेती है, तो अभी खेती को ही क्यों ना हम टूरिज्म में चेंज करें, इसको अपने बागवानी को, इसको टूरिज्म में क्यों ना चेंज करें। तो हम इसकी दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं अब, और हमारा प्रयास रहेगा कि बात करते हैं किसानों की, क्योंकि किसान बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी किसानों की, क्योंकि किसान एक तरफ आंदोलन में बैठे हैं, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो किसानों की स्थिति जो सरकार लगातार, मनोहर पार्ट 2 की बात करें, आपने भी कई बार कहा कि हमारा जो लक्ष्य है वो किसानों की आय जो है वो दुगुनी करने की है। आखिर इस बजट में किसानों के लिए ऐसा क्या लाया गया जिससे कि आपको लगता है कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी? देखिए, सरकार ने पहले भी जो किसान की चिंता की ना जी, तो जितना एमएसपी पे हमने अनाज खरीदा इतना किसी ने नहीं खरीदा। अगर आप पंजाब सरकार को देखो तो वो
गेहूँ खरीदती है और धान खरीदती है। अगर आप राजस्थान को देखो तो वो भी यही खरीदता है। लेकिन हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने बाजरा भी और जिसने सरसों भी, जिसने चना भी, जिसने मूंग भी, जिसने मक्की भी, जिसने सूरजमुखी, बहुत सी फसलें खरीदी। और बाजरा और सरसों तो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदी, लगभग 7 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा दोनों चीज़ें। 7-7.5 लाख मेट्रिक टन बाजरा है, इतना ही लगभग सरसों है हमने खरीदी, जबकि हमारे आसपास के प्रदेश ने किसी ने इतनी मितनी। और ये खरीद जो करते हैं हम करते हैं खरीद, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट केवल जीरी और गेहूँ और दाल ही खरीदती है, वो दूसरी चीज़ें वो खरीदती नहीं है। तो हमने उसके लिए लिया, हमने जो अपना 52 भरपाई योजना वो चलाई कि अगर किसान टमाटर की खेती करता है, रेट बहुत डाउन आता है, तो हमने ये कहा कि भी एक रेट हमने फिक्स कर दिया, अगर इससे नीचे जाएगा तो आप अपना जे फार्म लेके आओ और हमारे पास आओ सरकार के, तो वो बीच का जो गैप है वो हम पूरा करेंगे। अभी आपने देखा होगा 4-5 साल से आपने कभी नहीं सुना होगा इस प्रकार के कि टमाटर सड़क पे फेंक दिए किसी ने या आलू सड़क पे फेंक दिए, क्योंकि हम उसको पैसा देते हैं, किसी को उसमें घाटा नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसको उसका रिस्क कवर हमने कर दिया कि ये आपका रिस्क नहीं होगा। तो इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं और निश्चित तौर से इससे आमदनी बढ़ रही। और केवल फसल ही नहीं, दूसरे भी हैं, जैसे दूध का काम है उसकी तरफ भी हमने ध्यान दिया कि हम उसके लिए भी जो मिल्क प्लांट है उनकी स्थापना के लिए भी हमने बात कही, नस्ल सुधार के लिए भी हमने बात कही, चाहे बकरी की थी, चाहे गाय की थी, भैंस की थी, उसकी नस्ल सुधार के लिए भी हमने काम किया। और ज़मीन में भी हमने हमारा प्रयास ये रहे कि ज़मीन की टेस्टिंग लैब बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में बढ़नी चाहिए, ताकि किसान को ये पता होना चाहिए कि ज़मीन में कमी क्या है और मुझे कौन सी खेती यहाँ करनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा उत्पादन ले सका। जो विज्ञान है उसका लाभ किसान को मिलना चाहिए। तो उन सब की तरफ सरकार ने ध्यान दिया। और पानी की एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही, तो उस पानी का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं हम। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार भी अपील की थी कि मेरा पानी मेरी विरासत के नाम से एक घोषणा की थी उन्होंने, और कुछ लोगों ने विरोध भी किया जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई जहाँ पानी बहुत गहरा चला गया तो वहाँ चाहिए कि वो धान ना लगावा। लेकिन काफ़ी लोगों ने उसका विरोध भी किया। मेरा ख्याल है 95,000 एकड़ से ज़्यादा जो है एकड़ ज़मीन के जो मालिक थे उनसे ज़्यादा लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया हमारे साथ कि भाई हम बिल्कुल भी धान नहीं लगाएंगे। और उन्होंने चाहे उसमें अरहर पैदा की, चाहे वहाँ उन्होंने मक्का पैदा किया या दूसरी फसलें उन्होंने पैदा की, उसके लिए सरकार ने उनको मदद भी की। 7,000 रुपये सरकार ने सीधे सीधे उनको दिए, बीज उनको दिया, लगभग 9-10 हज़ार रुपये की मदद सरकार ने की। और ये जो पानी है ना जी, ये पानी कोई सरकार का विषय नहीं है, ये तो हमारा सबका विषय। सरकारें तो आती रहेंगी जती रहेंगी, सरकार कोई परमानेंट थोड़ी किसी की बैठी सरकार, तो सरकार तो आती रहेगी जती रहेगी, तो लोगों की जिसको पसंद आएगा। लेकिन ये पानी और ये जो समस्या है ये परमानेंट की समस्या है, बहुत बड़े लंबे टाइम तक समस्या पैदा, अगर ये समस्या पैदा हो जाएगी तो सबके लिए बहुत हानिकारक है। तो मुख्यमंत्री जी जो अपील की और जो मांग की थी, तो जब लोगों से बातचीत की तो लोगों ने अपने दिल से स्वीकार किया कि नहीं आपकी बात सही है, इसको स्वीकार करते हैं। की स्वीकार। एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा आपसे कि अविश्वास मत कांग्रेस लेके आई और जहां सरकार कह रही है कि हम विश्वास मत हमने हासिल किया और सरकार पूर्ण बहुमत में पहले भी थी और जो आज भी है, वहीं कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि जो सोच हमारी थी, जिस सोच के कारण हम अविश्वास मत लेके आए थे, वो सोच में हम कामयाब रहे। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और जेजेपी के जितने भी विधायक हैं या जो निर्दलीय विधायक हैं जिन्होंने वहां जाके ये कहा कि हम किसानों के साथ हैं, और विधानसभा में ये फाइनल हो गया कि वो किसानों के साथ नहीं है, अब उनका घर जाना दुर्लभ हो जाएगा, क्या कहना है? देखिए मैं कांग्रेस का बहुत आभारी हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। और मैंने पहले भी आपसे कहा था, और निश्चित तौर से इनकी सारी पोल पट्टी खुल गई इसमें अविश्वास प्रस्ताव है। जब श्रीमती गीता बुक्कल जी बोल रही थी, आपको ध्यान होगा, तो मैंने खड़े होकर पूछा था कि बहन जी आप ये जरूर बताएं कि कानून में काला क्या है। और मैंने इसलिए पूछा था कि वो सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं, पहले मंत्री थी और हैं, इंटेलिजेंट हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। तो मैंने बार बार उनसे पूछा कि भाई काला क्या है बताओ। रघुवीर सिंह कादियान जी ने जब कहा कि भाई किसान की ज़मीन के ऊपर कब्जा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कृपया ये बताएं कि कैसे होगा, वो धारा बताएं इसमें। ये बिल आपके सामने है, आप तो बहुत प्रोफेसर रहे हैं, आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप प्रोफेसर रहे हैं पहले, और अनुभव के आधार पर भी आप 7वीं बार मेरे ख्याल से की बार विधायक हैं, तो बड़ा भारी अनुभव है आपका। तो मेरा निवेदन ये है कि आप ये बताएं कि कैसे आप इस ज़मीन पर कब्जा करेंगे। और जब सारी धाराएं जो कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और अभय सिंह जी ने जब उसकी पूरी जो किताब थी वो जो
पुस्तक थी वो उनके सामने रखी कि ये आपने सिफारिशें की थी हुड्डा साहब, ये आपकी सिफारिशें हैं। तो हुड्डा साहब ने स्वयं कहा कि भाई 3 कानूनों को वापस लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो एमएसपी की बात कर रहा। तो हाउस में मान लिया उन्होंने कि नहीं ठीक है, कानून में कोई कमी नहीं है, ठीक है, जैसे मैं कह रहा ऐसे शब्द नहीं गए उन्होंने, लेकिन उन्होंने मान लिया कि मेरी बात कानूनों से मेरा कोई वो नहीं है, मेरा तो एमएसपी से बात है। हमने एमएसपी की बता दी कि एमएसपी के ऊपर कानून क्यों नहीं बन सकता, और एमएसपी घोषणा हमने कर दी। और एमएसपी उनसे ज्यादा दे रहे ना जी। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने 98,000 करोड़ रुपया किसान के लिए रखा था अनाज खरीदने के लिए, हमने 2,47,000 करोड़ रुपया रख रखा अनाज खरीदने के लिए। तो स्पष्ट है कि हम ज्यादा खरीद कर रहे हैं, हम उनसे ज्यादा बढ़ा रहे हैं उसको, लेकिन खरीदेंगे तो उतनी जितना संभव है ना जी, हम उनसे 2.5 गुना ज्यादा हमने बजट रख रखा है उसके लिए। तो उसमें कोई ऐसा नहीं, लेकिन जो ये कह रहे ना जी, लोगों को भड़का रहे कि ये कैसे कर जाएंगे, तो ये कानून व्यवस्था खराब करने का इरादा है। इनका इरादा ये है कि हम कानून व्यवस्था खराब कर दें, लोगों को बढ़ा दें। मान लीजिए कंवरपाल अपने वहाँ जाएगा, 2 आदमी जाएगा, डिस्टर्ब करेंगे। अब ये तो गाँव के लोग लड़ पड़ेंगे आपस में। मान लो मैं जिसके यहाँ गया तो उसकी जिम्मेदारी है कि मेरा प्रोग्राम करावागा। अब दूसरे 2 आदमी आए, इन्होंने भड़काया, ने कहा, उन्होंने जाएगा नारे लगाने शुरू कर दिया, कोई भी गड़बड़ कर दी, तो दोनों लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, निश्चित तौर से लड़ेंगे। तो बढ़ाना क्या करे समाज का। मैंने पूछा उसमें, मैंने कहा हुड्डा साहब आप सबसे सीनियर आदमी हैं, 9 बार के आप जनप्रतिनिधि हैं, आप कई बार सांसद रहे, आप विधायक रहे, आप 2 बार मुख्यमंत्री रहे, और 45 साल अगर मैं लगाऊं तो 45 साल तक लोगों ने आपका पैर नीचे धरती पर लगने दिया, आपको कंधे बिठा रखा कि आप हमारे लीडर हैं। तो लीडर के तौर पे आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या समाज को सही गाइड करना, सही दिशा में लेके जाना? तो अगर ये तरीका जो सा है तो क्या ये लोकतंत्र के अनुकूल है क्या? ये तो लोकतंत्र को ही नष्ट कर देगा, क्योंकि लोकतंत्र तो टोटल तरीके से जो डिपेंड है वो संवाद के ऊपर डिपेंड है। अगर संवाद नहीं है तो लोकतंत्र कहाँ है ही नहीं लोकतंत्र तो। और संवाद आप करने दे रहे, आप लोगों को भड़का रहे, कह रहे कि करो झगड़ा जाएगा वहां, तो कैसे चलेगा? लेकिन मैं तो हुड्डा साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके सहयोगी जेजेपी के विधायक टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली कह रहे हैं कि हमारा तो किसी के जाना आना सब बंद हो गया, हम ना किसी के दुख में जा सकते, न सुख में जा सकते, न शादी में जा सकते, न ब्याह में जा सकते, जाएंगे तो लोग मैं बबली की बात से सहमत हूँ। बबली ने जो बात कहा मैं उस पर बात कर रहा, तो ये करवाया कौन रहा? ये करवाने वाला कौन है? ये करवाने वाला या भड़काने वाला कौन है? मतलब अगर ऐसे आप समाज को भड़काओगे, लोगों को उस दिशा में लेके जाओगे कि हर जगह लड़ना शुरू कर दो, तो ये समाज में अफरा तफरी पैदा करने का विचार है। वैसे मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, अफरा तफरी फैलने नहीं देंगे। जिनको एक गलतफहमी है वो गलतफहमी निकाल देंगे। अब तक की जिम्मेदारी हमारी ये थी कि हमने समाज को बता दिया कि हम सब कुछ सहन कर रहे, आपको कोई भ्रम है उसको हम क्लियर करने के लिए तैयार हैं। हम हाउस में तैयार हैं, हम हाउस के बाहर तैयार हैं, हम टीवी पे तैयार हैं, हम कहीं भी डिबेट पे तैयार हैं। जिस आदमी को ये लगता है इन बिलों में कमी है, इन बिलों की वजह से किसान की भूमि पे कब्जा हो जाएगा, वो आए हमारे से बताए कि कैसे हम एकदम चेंज कर देंगे। कहीं उसको लगता है ऐसा, अगर उसको लगता है कि मंडी समाप्त हो, हमें समझा दे एक बार मंडी का समाप्त हो, हम एकदम चेंज कर देंगे, हम नहीं रहेंगे। हम किसान के हित के लिए काम करेंगे, ये 100% है। लेकिन अगर कोई चाहेगा कि उसकी मर्जी से सारा काम चलेगा और वो जैसे चाहेगा वो व्यवस्था फैला देगा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा अवस्था नहीं फैलने देंगे हम, ये गारंटी के साथ कहते हैं। वो कोई गलतफहमी में ना जी इस बात में, ये अभी तक सरकार सहन कर रही, तो हम ऐसे अधिकार, हर आदमी के मौलिक अधिकार हैं। अगर वो अवस्था फैलाना वाला है, अगर वो समझता है कि मेरा मौलिक अधिकार है, तो इस देश के जो 3.5 करोड़ लोग हैं उन सब के मौलिक अधिकार हैं। ऐसे मौलिक अधिकारों का आनंद नहीं करने देंगे किसी को भी। बहुत बहुत धन्यवाद कंवरपाल जी। तो दरअसल बजट के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और विपक्ष का जो सवाल था उसका जवाब देते हुए कंवरपाल जी ने कहा कि बजट जो है वो सभी के लिए बिल्कुल आसान बजट आ गया है, खुशहाल बजट है। और जहां किसानों की बात हुई कि किसानों की आय दुगुनी होगी, एमएसपी पे खरीद होगी, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने कहा कि बच्चों का एजुकेशन फ्री किया जा रहा है, बच्चों को टैब भी दिया जाएगा और बच्चों के क्लासेज जो है वो भी स्मार्ट किया जाएगा। जी, ओवर टू प्रीति। तो यहाँ पर ये शिक्षा मंत्री और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ थे और इस दौरान उन्होंने खबर फास्ट पर एक बहुत बड़ी बात कही है कि जो लोग किसान आंदोलन की आड़ में अव्यवस्था फैलाना चाहते